अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सिमिलैरिटी इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है इसके रिमेनिंग एग्जांपल्स वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करती हूँ आपको इसके पहले के जो भी मैंने समझाए हैं तो वो समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए हैं तो आपको उसको फिर से एक बार देखना है, क्योंकि होता ये है कि जब हम नई चीज़ सीखते हैं तो वो फ़ौरन से समझ में नहीं आती है। उसको समझने के लिए उसको थोड़ा वक्त देना पड़ता है। अब होता ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो एक तो पढ़ने की आदत होती नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों को आदत होती है उनको समझ आ जाता है। जिनको आदत नहीं है, अब 10th का जो टेंशन होता है बोर्ड का, कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग बोर्ड को फेस करने वाले होते हैं, वो एंजाइटी होती है, टेंशन होता है। उसके साथ साथ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्पल, क्योंकि लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी यहाँ पर बढ़ जाता है। जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे ही आपकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती है। तो प्रॉब्लम्स सिर्फ लाइफ में नहीं बल्कि स्कूल में भी बढ़ती है। उसके अलावा आपको बहुत सारे सबमिशंस होते हैं जो बिफोर जो डेडलाइन है उसके आपको सबमिट करना होते हैं, क्योंकि उसके मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब डिस्ट्रैक्ट होने में यहाँ पर जितना ध्यान लगना चाहिए, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, एसएस, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, उसमें हमको टाइम देना पड़ता है उसको। तो यहाँ पर हम लोग हमारा जो कंसंट्रेशन है वो लैक हो जाता है। अब जैसे ही आपका ध्यान यहाँ पे कमज़ोर पड़ता है तब आप इससे उकताहट महसूस करते हैं, यानी जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हम उससे उकताने लगते हैं। जबकि इसके ऑपोजिट आपने करना चाहिए। आपका 10th के लिए जो लाहे अमल है, जो आपका प्लान है, वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि अदर क्लासेस में अप टू 9th आपको स्कूल में ही एग्ज़ाम फेस करना थे। आपका कंपटीशन आपके क्लासमेट्स से था, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन जो लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है और इस वजह से भी आपको टेंशन होता है। फिर सिलेबस जो लास्ट ईयर तक था वो लिमिटेड था, उसमें टीचर्स कुछ हेल्प कर देते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई हेल्प नहीं है सिवाय प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के। तो हमको क्या करना है, इस चीज़ को एज ए नेगेटिव पॉइंट लेने के बजाय इसको पॉजिटिवली भी हम ले सकते हैं। क्योंकि होता ये है स्कूल में अक्सर जो स्टूडेंट्स अप टू 9th क्लास तक जो टॉपर्स होते हैं, कुछ होते हैं रैंकर्स स्टूडेंट्स, सब क्लासेस में होते हैं। नॉर्मली अनजाने में टीचर्स, जो क्लास टीचर्स होते हैं या जो सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, अनजाने में या जानबूझकर, पर्सनली नहीं लेना चाहिए इसे, लेकिन दोनों चीज़ों में वो जो रैंकर्स होते हैं उनको जो इम्पोर्टेंस मिलती है वो एवरेज बच्चे को नहीं मिल पाती। और जिस उम्र में आप हो अभी, जो हमारी एज है, तो हम अपने टीचर्स को आइडियलाइज़ करते हैं। हमें लगता है कि जितना रिस्पेक्ट और जितना प्यार हम अपने टीचर्स से कर रहे हैं उतना हमें वापस नहीं मिल रहा है, वो वन साइडेड होता है। सिर्फ हम तो अपने टीचर को उतना रिस्पेक्ट करते हैं, उतनी उनकी इज्जत करते हैं, उतना उनसे प्यार करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, लेकिन वहाँ से हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो हमें चाहिए होता है। इसके नतीजे में होता यह है कि हम हमारे सब्जेक्ट से ही नफ़रत करने लगते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसे देखा जाता है कि जो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको उस टीचर की वजह से, जो टीचर है पर्टिकुलर, वो टीचर सख्त है या वो टीचर हमको उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना दूसरों को देते हैं, तब हमें वो टीचर से, तो खैर नफ़रत कोई करते नहीं है बच्चे, लेकिन उस सब्जेक्ट को वो लोग बुरा मानने लगते हैं और उस सब्जेक्ट को ही पढ़ने को उनका दिल नहीं करता। जबकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म जो हमारा चेंज हो रहा है ना, अभी हमारे स्कूल का एग्ज़ाम तो नहीं है, प्लेटफॉर्म का जो चेंज है हमारा, यानी अब हमको बोर्ड में प्रूव करना है अपनी एबिलिटी को, हम क्या कर सकते हैं और हम क्या है। और जो अभी तक हमको हमारे टीचर, प्रिंसिपल, स्कूल स्टाफ या दूसरे जो हमारे क्लास फेलोज जो समझते आए थे कि ये एवरेज है, ये कुछ नहीं कर सकता या ये कुछ नहीं कर सकती, अब उनको ये दिखाने का, उनको ये बताने का वक्त आ गया होता है कि हम क्या हैं। तो ये बताने के लिए आपको खुद मेहनत करना होगी, खुद पर मेहनत करना होगी। सबसे पहले तो ये देखिए कि आप क्यों ये करना चाहते हैं।
जब मैं स्कूल में थी, व्हेन आई वॉज ऑफ योर एज, तो प्रॉब्लम सेम थी जो मैंने आपको कही, बस ये कोई स्टोरी नहीं है, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने खुद स्कूल में फील किया कि स्कूल में होता ऐसे ही है कि जो टॉपर्स या रैंकर्स होते हैं, टीचर्स उन्हीं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं क्लास में, और जाहिर सी बात है ये चीज़ हमको कहीं ना कहीं बुरी ज़रूर लगती है। अब जब बुरी लगती है तो उसको कब तक सिर्फ बुरा लगाते रहोगे, कभी तो वक्त आएगा ना कि उसका बदला भी हमको लेना है। बदला लेना इन द सेंस कि हम उन लोगों से झगड़ा या उन लोगों से मारपीट वगैरह नहीं करने की बात करूँ, अपने आप को साबित करना ही सबसे बड़ा बदला लेना है। हमको ये बताना है कि हम उतने भी बुरे नहीं हैं या उतने भी नाकारा नहीं है जितने आप हमको समझते हो। और ये वो स्टेज होती है जब वो हमको जान लेते हैं कि ये इतने नाकारा नहीं है, ये इतने बुरे भी नहीं है, तब हमको उनसे कोई ज़रूरत नहीं होती, या हमको ये चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमको कितना अच्छा और कितना बुरा समझते हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ कि मेन टॉपिक हमारा क्या है कि आप लोगों को अब पढ़ाई कैसे करना है, क्योंकि ये एक वाहिद रास्ता है आपके पास। दिस इज़ द ओनली वे दैट यू कैन प्रूव योर सेल्फ एज अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। अगर आप जो एज और जो क्लास में हो इसमें आपको अपने आप को साबित करना है, तो यही एक रास्ता है कि आपको स्कूल में अपने ग्रेड्स अच्छे करना है, अपने आप को काबिल बनाना है। तो ये आपका एम होना चाहिए, ये आपका गोल होना चाहिए। जब हमको हमारा गोल, हमारा एम क्लियर होता है ना कि हमको करना क्या है और किसके लिए करना है, कि हमको हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ स्टीम है, अगर आप ये उसके लिए कर रहे हैं तो ठीक है, उसके लिए कीजिए। अगर तो आप ये अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, मम्मी घर में काम करती है, कुछ की मम्मी जो होती है वो वर्किंग वुमेन भी है, कुछ फादर जो होते हैं बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, और उसके बाद वो आप लोगों को वो फैसिलिटीज़, घर, वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाते हैं जो आपको ज़रूरी है। अब इन तमाम चीज़ों के लिए क्या हमको उन्हें कुछ नहीं देना चाहिए रिटर्न में? जाहिर सी बात है, अगर कोई भी इंसान आपको, आप अगर किसी स्टेशनरी स्टोर पर जाते हो, वहाँ पर एक छोटा सा पेन भी लेते हो ना आप, यूज़ एंड थ्रो वाला, तो उसके लिए भी आप पेमेंट करते हो, चाहे 3 रुपये या 5 रुपये, जो भी आपका उसका कॉस्ट है वो आप उसको पे करते हो जब आप उसके मालिक बनते हो। तो जब हम किसी चीज़ को पे बैक करने लगते हैं ना, तब उस चीज़ की वैल्यू भी हमारे लिए भी बढ़ जाती है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप अपना गोल, अपना एम जो है वो क्लियर कर लीजिए, किसके लिए पढ़ना है और क्या पढ़ के हासिल होना है आपको, उसको देखना है आपको। तब आपका गोल डिसाइड हो गया कि अब आपको करना है 10th में कोई अच्छे मार्क्स लाना है ताकि आपको जूनियर कॉलेज में अच्छी से अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए थोड़ा। नेक्स्ट, गोल जब क्लियर हो गया ना, अब आता है उसका कि हमको कैसे अचीव करना है उसको, क्योंकि गोल सिर्फ सेट करके फ़ायदा नहीं होता, उसको अचीव करने के लिए कुछ तो काम हमको करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है। उस मेहनत के लिए आपको एक प्लान बनाना है। प्लान कैसे होगा? प्लान कोई हफ्ता 10 दिन के लिए नहीं है, ये प्लान आपका लॉन्ग टर्म है। और इस प्लान में आपको ये देखना है कि आपका जो गोल है कि आपको 10th में बोर्ड में अच्छे मार्क्स अचीव करना है, अच्छा परसेंटेज लाना है, इसके लिए आपको एवरीडे प्लान चाहिए। हर दिन का अलग अलग प्लान चाहिए और हर दिन वो प्लान अकम्प्लिश होना ही चाहिए। जो आपने टाइम टेबल बनाया है ना, उसको आपको अकम्प्लिश करना ही है। अब उस टाइम टेबल को आप अपनी सहूलत के हिसाब से बनाइए। टाइम टेबल 2 तरीके होते हैं टाइम टेबल के। एक तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाते हैं कि टाइम टेबल आपने इतने बजे से इतने बजे ये करना है, सुबह में टाइम जो है 5 बजे उठना है, फिर उसके बाद फ्रेश होना है, जो भी आपका ये रात में 10 बजे तक टाइम चलता रहता है। कुछ लोग चेक लिस्ट बनाते हैं कि उनको पूरे दिन के सपोज 15 काम करने हैं, तो एक एक काम कर लेते हैं, उसको टिक करते जाते हैं कि ये काम हो गया, ये काम हो गया। अब दोनों तरीके से आप अपना काम, अपना दिन को जो शेड्यूल है वो आप तैयार कर सकते हैं। वो तैयार कर लेने के बाद अब नंबर आएगा उस पर सिंसियरली अमल करने का। सिंसियरली उसे अमल करो और जो एवरीडे आपका प्लान है ना,
उसमें आपके गोल टारगेट जो है छोटे छोटे होना चाहिए। भले ही आपका अभी टारगेट जो है वो 10th में अच्छे नंबर से पास होना है, लेकिन एवरीडे में आपको छोटे छोटे पार्ट्स करना है अपने गोल के, कि आपको गोल को अचीव करने के लिए, जैसे आपको अगर जीना चढ़ना होता है, स्टेयर केस पर जब आप चढ़ते हो तो एक छलांग में तो लास्ट स्टेप पे नहीं पहुंच जाते ना, एक एक स्टेप होती है, एक एक स्टेप पर आप चढ़ते हो। और इस चीज़ में भले ही टाइम लगता है, लेकिन टाइम के साथ साथ आप उस चीज़ में दिन ब दिन बेहतर होते जाते हो। तो आज स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारे घर के भी बच्चे हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि ये चीज़ें जो होती है, जैसे सिमिलैरिटी में हमने जो 3-4 थ्योरम्स किए, सब बिल्कुल जंबल होने लगते हैं। अब कौन सा थ्योरम कहाँ पर यूज़ करना है, तो ये एकदम फ़ौरन समझ में आने वाली चीज़ नहीं होती है। आपको इसको टाइम देना होता है, टाइम देने के साथ साथ प्रैक्टिस करना होती है। प्रैक्टिस में जब आप ये चीज़ें लाओगे तब आपको इंशाल्लाह सब समझ में आने लगेगा। और रिज़ल्ट कभी भी एक दिन, हफ्ता या महीने में नहीं मिलता। रिज़ल्ट के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। जैसे मूवीज़ जो होती हैं, आपकी फेवरेट मूवीज़ होती है, कोई ना कोई कार्टून है, तो आप पहली बार में देखकर तो उसको पूरा याद नहीं कर लेते ना, कि उसका जो सेटअप था वो कैसा था, कैसे उसको पिक्चराइज किया गया है, उसमें डायलॉग्स क्या है, उन्होंने कौन से कलर के, कैसे स्टाइल के कपड़े पहने, हेयर स्टाइल क्या है, क्या खाया है, कहाँ पर गए हैं, ये सब चीज़ें आप एक बार में तो देखकर नहीं समझ पाते। इस चीज़ को याद करने के लिए आपको एक मूवी को, एक कार्टून को 3-4 मरतबा देखना पड़ता है। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं अपने दिमाग से कि एक थ्योरम को अगर मैं एक बार याद करूं और उसका इम्प्लीमेंट, उसको अप्लाई करना मैं एक ही बार में सीख जाऊं। इसके लिए प्रैक्टिस आपको ज़रूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इंशाल्लाह उसमें परफेक्शन आता जाएगा। और आपने ये बात तो सुनी ही है कि किसी की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत करना आपका काम है। रिज़ल्ट जो है उसका टेंशन नहीं लेना, मेहनत करते रहें, रिज़ल्ट आपको मिलेगा। थोड़ा वक्त लग सकता है रिज़ल्ट के लिए, मेहनत का जो आपका फल होता है उसमें थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो इसके लिए कंसिस्टेंटली काम करना आपका ज़रूरी है। सब्र के साथ अपने काम पर, अपनी मेहनत पर टिके रहिए। तो आज हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर। एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर, 2 ट्राइंगल जो है सिमिलर है और उनके एरिया दिए गए हैं 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ अ side of the smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of bigger triangle। इजी है कि 2 ट्राइंगल जो आपको दिए हैं दोनों भी सिमिलर हैं। सपोज करेंगे लेट A1 and A2 be the 2 triangles। नेक्स्ट, अब साइड्स भी आपको सपोज करना है। S1 and S2 be the corresponding sides of triangles। अब दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, यानी दोनों के एरिया जो है वो रेशो में है, दैट इज एरिया ऑफ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर। ये हमने थ्योरम में पढ़ा ही है, थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब बस आपको वैल्यूज पुट अप कर देना है। जैसे यहाँ पर जो A1 अगर आप इसके ले लेते हो तो A1 आपने लिखा 225 अपॉन 81 और स्मॉलर जो ट्राइंगल है, स्मॉलर ट्राइंगल की आपको साइड दी है, जहाँ पर आपने स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया लिखा है उसके सामने ही उसकी साइड लिख लेंगे, दैट इज 12 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 225 अपॉन 81 मल्टीप्लाइड बाय 144 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर। अब सब हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो 225 जो है 15 का स्क्वायर है, नेक्स्ट ये 12 का स्क्वायर अपॉन 81 जो है वो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू
S1 taking square root. अब 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 4s are 12. सो आपका यहाँ पर बचा S1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज 20 आ गया आपका S1, और जो उसका यूनिट है इज 20 सेंटीमीटर. नेक्स्ट है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इफ उनका एरिया जो है वो रेशो में दिया है, दैट इज 1:1:2 एंड AB इज 4, फाइंड DE. तो जो पहले गिवन है आप उसको लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप इससे देखिए ये है AB यानी फर्स्ट वाला जो ट्राइंगल है उसमें पहली वाली साइड. अब इसको अगर आप यहाँ पर लिखते हो यानी AB स्क्वायर अगर आपने लिखा, देन अगर ये यहाँ पर लिया है AB, तो नेक्स्ट वाला जो ट्राइंगल है उसमें हमको DE लेना है, तो आप लेंगे इधर DE स्क्वायर. अब बस वैल्यूज रख देना है, यहाँ पर आ जाएगा 1/2, AB है 4 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर. अब आप कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, DE स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, दैट इज DE इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर जो है वो 4√2, यानी कि ये स्क्वायर है तो वो कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गई आपकी DE की वैल्यू, दैट इज 4√2 यूनिट्स. अब लास्ट एग्जाम्पल है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 का, दैट इज इन द एडजॉइनिंग फिगर. इस दी हुई शक्ल फिगर में आपको सेगमेंट PQ DE के पैरेलल है, PQ DE के पैरेलल है. ट्राइंगल PQF ये वाला ट्राइंगल जो है इनसाइड वाला इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड PF इज ट्वाइस DP. PF जो है ये DP के दुगना है. देन फाइंड जो क्वाड्रिलेटरल है DPQE बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. ये फॉलोइंग एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर बना है इसका आपको एरिया फाइंड करना है. सो एक्टिविटी में सबसे पहले है PF इज इक्वल टू 2x है, PF 2x है, और जो गिवन हमको है कि PF इज इक्वल टू ट्वाइस DP. अगर ये 2x है यानी DP x होगा. सो लेट अस अज्यूम x जो है वो सिंगल DP x है और PF उसका 2x है. देन DP प्लस अगर आप DF के लिए लेते हैं यानी DF ये वाली साइड के लिए DP प्लस PF, तो यहाँ पर आ जाएगा PF दैट इज x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x. फिर ट्राइंगल FDE एंड FPQ में, इन ट्राइंगल FDE और FPQ में दो ट्राइंगल्स हैं. दोनों ट्राइंगल में आपको उन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है. अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास दिया है कि DE इज पैरेलल टू PQ. DE और PQ अगर पैरेलल है तब DF उनका ट्रांसवर्सल होगा, और अगर ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल आपको पता है कि दोनों जो उसके कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी FDE इस वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा FPQ, एंगल FPQ. नेक्स्ट एंगल जो है FED है, FED. तो EF दरअसल ये लाइन सेगमेंट जो है वो वहाँ पर उनके लिए ट्रांसवर्सल है, इसलिए FEQ के कॉन्ग्रुएंट होगा FQP.
पी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब यहाँ पर दोनों जो ट्राइंगल है उनके अगर एक एक एंगल जो है वो यानी कि 1:1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से क्यू और ई, पी और डी अगर कॉन्ग्रेंट है तो ये दोनों ट्राइंगल डबल ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बिना पर आप इसे कह सकते हैं कि दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई ये है 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू। 9/4 इंटू एफ पी क्यू ये वाले ट्राइंगल का एरिया जो है 20 स्क्वायर यूनिट्स, यानी आपको ऑलरेडी गिवन है। तो सिंपल आपको यहाँ पर 20 रखना है। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 9 5 ज़ा 45 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है यानी डी पी क्यू ई, ये क्वाड्रिलेटरल अगर आपको फाइंड करना है तो जो बिग वन ट्रायंगल है यानी एफ डी ई, इस जो पूरा ट्रायंगल है अगर आप इसमें से एफ पी क्यू ये वाला ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल बचेगा और इसी का एरिया आपको फाइंड करना है। और हमने अभी क्या किया है, एफ डी ई पूरा जो ट्रायंगल है उसका एरिया फाइंड कर लिया है, दैट इज़ 45 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप यहाँ पर एफ डी ई का एरिया रख देंगे और वो है 45। फिर पी क्यू एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ ये आपको गिवन है, दैट इज़ 20। 45 माइनस 20 इज़ 25 स्क्वायर यूनिट्स। और यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.4 ये आपकी ख़त्म हो गई।